Hello everyone, this is Shruti, your mentor for DSSB PGT कॉमर्स एग्ज़ाम। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट एक्ट्स फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट्स बनाए हैं। उन एक्ट्स की क्या इम्पोर्टेंस है और वो एक्ट्स क्यों बनाए गए हैं, कब बनाए गए हैं, वो हम इस वीडियो में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ये एक्ट्स आपसे काफ़ी बार पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा एक्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था और ये एक्ट किससे रिलेट करता है। तो चलिए करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हमारा आता है गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। गुड्स और सर्विसेज टैक्स एक्ट कौन सा है? ये है आपका जीएसटी। जैसा कि आपने जीएसटी के बारे में आप 2 या 3 साल से इतना ज़्यादा सुन रहे होंगे जीएसटी। तो जीएसटी जो है वो आपका 2017 में आया। अब ये जीएसटी है क्या? जीएसटी वो टैक्स है जिसमें ये पहली बात तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये डायरेक्ट कस्टमर पे नहीं करता है गवर्नमेंट को। जो कंज्यूमर है वो जहाँ से सर्विस अवेल करता है, ये गुड्स अवेल करता है, जिस इंसान से या जिस प्रोड्यूसर या बोल सकते हैं आप सेलर से, वो गवर्नमेंट को ये टैक्स पे करता है। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये जो टैक्स है ये किस लिए इम्पोज किया गया है? ये टैक्स इम्पोज किया गया है ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज की हम सप्लाई करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक ही स्टेट के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो आपका जीएसटी लगता है। तो जीएसटी समझ में आया। इस वीडियो में हम जो भी एक्ट्स पढ़ रहे हैं वो काफ़ी ब्रीफ में पढ़ेंगे, बिकॉज आपके एग्जाम में ये ब्रीफ में ही पूछे जाते हैं कि कौन सा एक्ट कब इस्टेब्लिश हुआ और ये एक्ट जस्ट किस चीज़ से रिलेटेड है। उसमें आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। सेकेंड एक्ट हमारा आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये जो एक्ट है आपका ये 2016 में बना था और ये क्यों बना था वो मैं आपको बताती हूँ। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट उस पर्सन को या उस कंपनी को कहा जाता है जो लॉस से भी ज़्यादा लॉस में चले जाए, जिसके बैड डेट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि वो किसी की जो अमाउंट ली हुई है, जिसका वो क्रेडिटर है, वो उसकी अमाउंट को पे ही ना कर पाए। तो वो होता है आपका इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी। तो इसमें क्या है, ये एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि जब वो जो पर्सन है या फिर जो फर्म है जो बैंकरप्ट हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है, उससे कैसे अपना भुगतान किया जाए मनी का। कब वो इस सिचुएशन में आए कि अब भुगतान करने का टाइम आ गया है, तो उससे रिलेटेड इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी, मतलब अपने बैड डेट्स को बचाने के लिए, ताकि बैड डेट्स ना हो, उसके लिए ये एक्ट आपका बनाया गया था 2016 में। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट। अब आप ब्लैक मनी से क्या समझते हैं? सबसे पहले तो ये जो एक्ट है ये 2015 में बना था, ठीक है। दूसरी चीज, ब्लैक मनी से आप क्या समझते हैं? काला धन, मतलब ऐसी मनी जो कि इलीगली कमाई गई हो, जिस पे कोई पर्सन टैक्स पे नहीं कर रहा है गवर्नमेंट को, तो वो होती है हमारी ब्लैक मनी। तो जैसा कि इस टैक्स के नाम से ही समझ में आ रहा है, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, इसका मतलब है ब्लैक मनी से बचने के लिए, मतलब काला धन इकट्ठा ना हो किसी के पास, और साथ ही साथ जो इंसान पैसे कमा रहा है वो गवर्नमेंट को उस पैसे पर टैक्स भी दे। उसके बेसिस पर ये टैक्स, ये वाला एक्ट बनाया गया था इन 2015। नेक्स्ट आता है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है कंपनीज का। अब आप कंपनीज एक्ट से क्या समझते हैं? कंपनीज एक्ट मतलब जिसमें कंपनी के बारे में A to Z सब डिटेल हो, कि कौन सी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट होगी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं या कंपनी खुद ही है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, एक कंपनी कब कब डिसॉल्व हो सकती है, सब कुछ A to Z। कंपनी का MOA और AOA, दैट मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सब कुछ इसके अंदर आता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। फिर आता है हमारा फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011। ये जो एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया था और ये जनवरी 22
2012 में फिर ये एक्ट पूरी तरह से लागू हो गया था। इसका एम क्या था? इसका एम था, द एक्ट एम्स टू रेगुलेट फैक्टर्स एंड असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल्स इन फेवर ऑफ फैक्टर्स एज ऑल्सो डिलिनिएट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज टू असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। जो हम रिसीवेबल्स रिसीव करते हैं उनके असाइनमेंट से रिलेटेड ये जो एक्ट है ये बनाया गया था कि कौन से फैक्टर्स उसके फेवर में हैं और कौन से फैक्टर्स उसको रेगुलेट करने चाहिए उस फेवर में। बेसिकली असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एक्ट है ये, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011। नेक्स्ट आता है हमारा विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011। ये एक्ट भी 2011 में आया था और ये एक्ट किस लिए बनाया गया था? ताकि जो पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा जो भी मिसयूज होता है पावर्स का, जो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, कई बार वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, तो वो मिसयूज ना हो पावर का। और जो भी गवर्नमेंट बॉडीज में जो भी चीज गलत हो रही है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉडीज में प्रोजेक्ट्स और ऑफिसेज, इन सब चीज़ों में जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इनमें जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं उनको उनसे बचाया जा सके, मतलब पावर का बेसिकली मिसयूज ना हो। फिर आता है हमारा स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। स्ट्रीट वेंडर्स कौन से होते हैं? जो गली में सामान बेचते हैं, बेसिकली स्ट्रीट्स पर। ये एक्ट 2014 में बना था। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के पार्लियामेंट से ये एक्ट पास हुआ है। अब ये एक्ट क्यों बना था? टू रेगुलेट स्ट्रीट वेंडर्स इन पब्लिक एरियाज एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स। जो पब्लिक एरियाज पर जो स्ट्रीट वेंडर्स बैठे रहते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनके साथ कोई मतलब उनके साथ कोई ऐसी चीज ना हो जो उनके राइट्स के खिलाफ हो, उनके राइट्स को वॉयलेट करती हो। तो इसलिए उनके राइट्स के लिए ही ये, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये एक्ट बनाया गया था। उसके बाद हमारा आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। LLP तो आप सब ऑलमोस्ट जानते ही होंगे। अब जैसे आप इस नाम से समझ रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी पार्टनरशिप, ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कि पार्टनरशिप के फॉर्म में हम इस्टेब्लिश करते हैं और उसमें हर एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड हो। तो ये एक्ट कब बना था हमारा? 2008 में ये एक्ट बना था। तो ये एक्ट जो है, ये पूरा एक्ट LLP के कॉन्सेप्ट को डिराइव करता है, डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं? जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो गए, जैसे आपके शेयर्स हो गए और बाकी चीज़ें जो आपकी शेयर मार्केट में जितनी भी चीज़ें आती हैं, सिक्योरिटीज मार्केट में जो भी चीज़ें आती हैं, उनसे रिलेटेड ये एक्ट बनाया गया था। इसका एम था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में बहुत तरह तरह के इम्प्रूवमेंट्स किए जाएं, ताकि जो सिक्योरिटीज हैं वो प्रोटेक्ट की जा सके। और दूसरी चीज, द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो मैनेज कौन करता है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को? RBI, जो हमारा सेंट्रल, जिसको हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो उसका आंसर क्या है? RBI। नेक्स्ट आता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। फूड सेफ्टी से आप समझ रहे हैं FSSAI। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप कोई भी बाजार से सामान खरीद के लाते हैं, खाने का कोई भी पैकेट हो वो, तो हमेशा क्या होता है, वो FSSAI से अप्रूव्ड होता है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है, खाने की कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसको पूरी तरह से, अच्छी तरह से टेस्ट किया जाता है। टेस्ट किस लिए किया जाता है? ताकि जो हमारी पब्लिक है, लोग जो हैं, उनकी हेल्थ पर इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो। तो इसलिए सबसे पहले उसको पूरे अच्छी तरह से अप्रूव किया जाता है, पूरा टेस्ट करके, उसके बाद वो जो मार्केट में वो खाने का सामान वो आता है। तो ये केस में आता है हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के अंदर, जो कि 2006 में बना था। फिर आता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, MSME एक्ट इसको बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? MSME, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ऐसे एंटरप्राइजेज, ऐसे बिजनेसेस जो बहुत छोटे लेवल पर
फिर स्मॉल लेवल पर और फिर मीडियम लेवल पर हैं, उनके लिए ये एक्ट बनाया गया था। बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि कोई बायर है जो सामान खरीदता है, अगर वो किसी एमएसएमई को पेमेंट देने में फेल हो जाता है जितना उसका टाइम दिया गया है उसमें, या फिर ए मैक्सिमम ऑफ 45 डेज, तो क्या होता है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना होता है 3 टाइम्स। बैंक रेट का जो 3 टाइम्स चल रहा हो, मतलब बैंक रेट जो चल रहा होगा उसका 3 टाइम्स फिर उसको आगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना होगा, अगर वो इतने टाइम गैप के अंदर अंदर पेमेंट नहीं कर पाता एमएसएमई की। तो बेसिकली ये एक्ट एमएसएमई के ऊपर ही बना है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको आप फेमा भी बोलते हैं। पहले इसका नाम फेरा था, FERA, दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था पहले, फिर इसको मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया। ये जो एक्ट है आपका, ये 1999 में बना था। ये किस लिए बना था? ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज के रिलेट करता हुआ बनाया गया था ये एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो अब हम कोई इंटरनल या हम कोई एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं, कोई बाहर की किसी कंट्री से सामान मंगाते हैं, भेजते हैं, तो हमें उनकी करेंसी में ही पेमेंट करनी है, तो करेंसी को हम उनकी करेंसी में चेंज कराएंगे कहाँ से? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स जो होती हैं उनसे कराते हैं। तो बेसिकली ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होती है उनका एक्ट बना था इन 1999। फिर आता है हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? जैसा आप नाम से ही समझ रहे होंगे, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना मतलब हर एक हार्मफुल और हैजार्डियस चीज से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना। ये एक्ट बना था 1986 में। और कब बना था? बेसिकली ये किसको ध्यान में रखते हुए बना था? जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसको, उसके बाद ये एक्ट बना था। बिकॉज उस ट्रेजेडी में, वो इतनी भयंकर ट्रेजेडी थी कि पता नहीं कितने लोग उसमें मरे थे, कितने, पूरा का पूरा जस्ट भोपाल जो जब जिस जगह पर ये हुआ था पूरा जगह तबाह हो गई थी वो। तो इसलिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बना है कि अगर एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी चीज हो रही है जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है या फिर एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, तो ये एक्ट इसलिए बना है कि एनवायरनमेंट को उन चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाना। अब कंज्यूमर को किस चीज़ से प्रोटेक्ट किया जाएगा? अगर कोई भी सेलर है वो गलत सामान बेच देता है, या कोई भी हैवी अप्लायंसेस हैं वो उसको बिना सेफ्टी हैजर्ड्स के बता देता है कि मतलब बेच देता, और ये नहीं बताता कि कैसे उसको यूज़ करना है, और आगे जाके मान लो उसके साथ कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया, उसको कोई हार्म पहुंच गया, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसीलिए बनाया गया है कि कंज्यूमर के साथ अगर कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग हो रही है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सहायता से कंज्यूमर फोरम में जा सकता है और अपने राइट के लिए अपील कर सकता है कि उसको उसका पैसा वापस चाहिए। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स, मतलब बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एक्ट हैं बिजनेस में, ये गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम किए गए हैं। और ये एक्ट्स बहुत बार पूछ लिए जाते हैं आपसे पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम में, चाहे वो आपका DSSB का हो, KVS का हो और NVS का हो, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इन ब्रीफ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बेसिकली। आई होप आप सभी को समझ आया होगा काफ़ी हद तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मैं आपके साथ और भी ढेर सारी टॉपिक वाइज सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें हमारे साथ। थैंक यू।